ये कहानी शुरू होती है, एक माया नाम की महिला है, वो अपने पति का इंतजार कर रही हैं बड़ी शिद्दत से। और क्योंकि 3 महीने बाद एक तार देता है, उस टाइम में लोग जो है अपनी बातों को तार के थ्रू ही दूर दूर तक पहुंचा पाते थे। तो ये अब और इनको गुस्सा आ रहा है, ये सोचती है कि जरूर इसमें लिखा हुआ कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, आज की गाड़ी में मेरा सीट बुक नहीं था इसलिए आज मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या सोच के वो और गुस्साई हुई हैं, अंदर से उनको इतना गुस्सा आ रहा है, फिर भी वो तार को पता नहीं क्या सोच के निकालती हैं। Preview. आज की कहानी भी किसकी लिखी हुई है? हमारे प्यारे कलम के जादूगर प्रेमचंद जी की कहानी है। कहानी का शीर्षक प्रतिशोध। अब ये जो कहानी है इसमें बहुत सारे टर्न हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो मुझे तो बहुत पसंद आए हैं और आई होप, मैं ऐसा करती हूँ कि आपको भी अच्छे लगेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है, एक माया नाम की महिला है, वो अपने पति का इंतजार कर रही हैं बड़ी शिद्दत से। और क्योंकि 3 महीने बाद उनके पति आज आने वाले हैं लाहौर से, तब हमारा भारत जो है स्वतंत्र नहीं हुआ था। और इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो भारतीय स्वतंत्रता का ही बैकग्राउंड है। और उस टाइम में अलग अलग घटनाक्रम अलग अलग जगह पे घट रहा था। तो किसी भी कहानी का जो अलग अलग जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से इसमें आप देखेंगे तो आपको शुरू में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहाँ से स्वतंत्रता आ रही है। लेकिन जब हम लोग लास्ट तक पहुँचेंगे, कहानी के अंत में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कहानी शुरू ही इसी प्रकार से हुई थी कि वहाँ पे यही हम लोग अंत देखते हैं। तो ये जो माया है वो अपने पति का इंतजार कर रही है, और माया के पति बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका नाम है मिस्टर व्यास। तो वो लाहौर गए हैं एक राजनीतिक मुकदमा लड़ने, और आज 3 महीने बाद वो लौट रहे हैं। तो माया ने तब तक घर की पूरी साफ सफाई करा दी है, गाड़ी धो के लगा दिया है कि भाई अब हम लोग जाएंगे वकील साहब को लाने। लेकिन माया जो है उनको पता है कि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत है। मिस्टर व्यास चूंकि वकील हैं और नामी वकील हैं, तो उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। तो क्या होता है कि ये इंतजार कर रही हैं, उतने में उनकी एक छोटी बेटी है, उसका नाम तिलोत्तमा है। वो आती है, कहती कि माँ बाबूजी मेरे लिए गुड़िया लाएंगे ना। उस पैर में लिपट के अपनी मम्मी से पूछती है। तो पहले से वो इंतजार करते करते थक गई हैं और मन में तरह तरह के विचार उनके आ रहे हैं कि जब देखो अपने दोस्तों के बीच लगे रहते हैं, तो उनको ये नहीं कि जल्दी से आ जाए, 3 महीने बाद अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने वाले हैं। ये सब बातें उनको क्यों नहीं समझ में आती हैं। तो जब बच्ची पूछती है कि माँ बाबूजी गुड़िया लाएंगे ना, तो वो कह देती हैं अनमने ढंग से हाँ, और अभी सोच रही हैं कि जिस तरह से वो ना मुझे इतना इंतजार करवा रहे हैं, मैं भी अगर करवाऊँ तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसा मन में बातें चल रही हैं। उसी टाइम पे क्या होता है कि उनका नौकर आता है, और नौकर जो है एक तार देता है। उस टाइम में लोग जो है अपनी बातों को तार के थ्रू ही दूर दूर तक पहुंचा पाते थे। तो ये अब और इनको गुस्सा आ रहा है, ये सोचती है कि जरूर इसमें लिखा हुआ कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, आज की गाड़ी में मेरा सीट बुक नहीं था इसलिए आज मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या सोच के वो और गुस्साई हुई हैं, अंदर से उनको इतना गुस्सा आ रहा है, फिर भी वो तार को पता नहीं क्या सोच के निकालती हैं और देखती हैं। तार पे लिखा हुआ था कि कल रात मिस्टर व्यास का किसी ने कत्ल कर दिया है। और बस यहाँ पे पहला टर्निंग पॉइंट आ गया कि मिस्टर व्यास का कत्ल हो गया है। और जो माया है वो एकदम परेशान, हैरान, अब उनको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या करें। तो माया सोचती है कि चाहे जो हो जाए, चूंकि उनके पास पैसे से वो सॉलिड है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वो सोचती है कि मैं हर हालत में अपने पति का बदला लेके रहूंगी, चाहे जो हो जाए, बदला तो मैं लूंगी ही लूंगी। तो चूंकि बड़े आदमी का केस था तो पुलिस भी लगी हुई है, बहुत शिद्दत से सारी खोज की जा रही है कि भाई कौन है वो आदमी जिसने मिस्टर व्यास की हत्या कर दी है। वो भी सरकार के जो लोग पक्ष में रहते हैं, तो वो अंग्रेजों का जमाना था। तो जो भी अभी भी अगर हम देखें तो यही देखेंगे कि अगर हम सरकार के पक्ष में तो आपके लिए काम जल्दी जल्दी होगा। उस टाइम में तो और अंग्रेजों का जमाना था, और जो मिस्टर व्यास है वो अंग्रेजों के
दाहिना हाथ थे, वो उनको उसी तरह से उनका कोई भी मुकदमा लड़ते थे कि वो हर हालत में अंग्रेजों की जीत होती थी। अब ये सोच रही कि कुछ भी करके मुझे हर हालत में ना ये करना है। उधर पुलिस भी अपना काम कर रही कि मैं पुलिस पे नहीं छोड़ने वाली, मैं खुद ही खोज करूंगी कि मेरे पति की हत्या किसने की। अच्छा, अभी एक और ट्विस्ट आने वाला है। क्या है ये कि मिस्टर व्यास के साथ जो है, जो माया है, वो कभी कभी भूत प्रेत की ये बातें किया करती थी। अब भूत प्रेत की बातें ये नहीं किया करती थी, मिस्टर व्यास कुछ कुछ भूत प्रेत का तंत्र मंत्र भी करते थे और अपनी पत्नी को प्रेत विद्या भी सिखलाते थे उनके साथ बैठ के। तो पहले तो ये हंसी हंसी में ये सब सीखती थी, लेकिन आज उनको लग रहा था कि मैंने जितना भी सीखा है उसके थ्रू क्यों ना मैं अपने पति की आत्मा को बुलाऊं और पता करूं कि कौन है वो जिसने मेरे पति की हत्या की है। तो ये और भी शिद्दत से शुरू कर दी वो सारा चीज करना, क्या कि कैसे करके मैं तंत्र मंत्र के थ्रू अपने पति की आत्मा को बुलाऊं। और इसी बीच में वो सोचती है कि चलो लाहौर चलते हैं, लाहौर चल के पता करते हैं। और चूंकि उनको अपने पति से इतना ज्यादा प्यार था, इतना प्यार था कि जब वो लाहौर पहुंचती हैं और उस कमरे में पहुंचती हैं जहां उनके पति रह रहे थे 3 महीने से, उस कमरे से उन्हें प्यार हो जाता है। उसी कमरे में उठाती हैं और एकदम जो है कि वो बेचारी हो गई थी, बेवा हो गई थी, विधवा थी, लेकिन उनके मन में ये था कि वो कमजोर नहीं है और वो हर हालत में बदला लेके ही रहेंगी। और वो हमेशा अपनी ही बेटी पर वो रिचुअल्स करती थी जिसमें उनके जो पति की आत्मा उनकी बेटी के ऊपर ही आए। उस दिन भी वो ये सब कर रही थी और चूंकि लगातार ये सब परफॉर्म कर रही थी तो उसमें सिद्ध हस्त होती जा रही थी वो कि मैं अपने पति की आत्मा को बुला के पता करके ही रहूंगी। तो फिर उस रात के समय में तिलोत्तमा सामने बैठी हुई है और वो रिचुअल्स कर रही हैं जो तंत्र मंत्र की विधियां होती हैं और उन्हें लगता है कि जैसे कि रूम में कोई दिव्य आत्मा का आगमन हुआ है। फिर अचानक तिलोत्तमा के मुंह से जो है मिस्टर व्यास बोलने लगते हैं और ये पूछती हैं कि आप बताइए कि आपकी हत्या किसने की है। तो ये बोलते हैं, मिस्टर व्यास की आत्मा कहती है कि मेरी हत्या तो ईश्वर चंद ने की है और वो जो है कि शाहजहांपुर में रहता है और ये और सब जो बातें हैं, कौन सा गली नंबर, कौन सा, ये सारा डिटेलिंग बताते हैं। और सारा डिटेल जब पता चल जाता है तो ये कहती हैं कि अब आज ही मैं यहाँ से शाहजहांपुर के लिए निकलने वाली हूँ, अब मैं रुकूंगी भी नहीं। तो उसी रात में वो फिर से ट्रेन में 2nd क्लास में बैठी हुई है, तिलोत्तमा उनके बगल में सोई हुई है उस पूरे बर्थ में, उस जगह में जहाँ पर वो थी बैठी हुई। ऊपर वाले ये पे सीट पे एक आदमी सोया हुआ है, गहरी निद्रा में है और ये बैठी सोच रही है कि मैं कैसे पहुंचूंगी वहाँ, क्या करूंगी, किसकी मदद लूंगी, मैं तो किसी को जानती तक नहीं। तो ये सब हो रहा है। तो इसी बीच में ना अचानक से जो रेलगाड़ी है उसका दरवाजा एक साइड से खुलता है, रात का समय, 2 अंग्रेज आते हैं और एक जो है एकदम माया के बगल में जाके बैठता है और दूसरा अंग्रेज सामने बैठता है। वो जिस अंदाज में वो बैठा है आके माया के पास, माया को बुरा लग रहा है, वो चाहती है कि वो कहे कि नहीं दूर बैठो, लेकिन तब तक जो दूसरा अंग्रेज है उसको अपने सीने से पकड़ लेता है, उसको अपने सीने में चिपका लेता है। माया अपनी पूरी कोशिश करती है उसको हटाने की, उसको मारने की, पीटने की, अपनी पूरी जितनी भी शक्ति थी ना उस शक्ति से जो है माया जो है कि अपना ये करती है, बचाव करती है। और दोनों ही मिलके उसके साथ कुछ तो गलत करना चाहते थे, दोनों ही अंग्रेज। और इसी आपाधापी में जो ऊपर जो आदमी सोया हुआ है वो उठ जाता है और उसके पास एक छुरा होता है, वो छुरा लेके नीचे चलाता है और उसको देख के दोनों अंग्रेज थोड़ा सा पहले डरते हैं, लेकिन फिर उनके पास एक गन थी, एक बंदूक थी छोटी, तो वो लोग ना उसको निकाल लेते हैं। अब जैसे ही वो निकालते हैं ना, फिर माया, देखिए क्या होता है ना कि जब आप विपत्ति में होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि मेरे अंदर कितनी सारी शक्तियां समाहित हैं। और जब डर, जैसे हम लोग टीवी में हमेशा एक प्रचार देखते हैं कि डर के आगे जीत है, और ये एकदम सच है, डर के आगे जीत होता है। आदमी जब डरा हुआ है ना तो अपने बचाव के लिए जब देखता है कि मेरे पास कोई और साधन नहीं है बचने का, तो उसके अंदर की सारी शक्तियां जो है बाहर निकलती हैं, वो अपने आप को बचा लेता है। फिर वो सोचता है कि क्या मैं इतना ताकतवर हूँ, नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने किया है। और यही होता है माया के साथ। माया भी पूरी शक्ति के साथ जो है उसके गन को छीन लेती है और छीन के ट्रेन के बाहर फेंक देती है। और इसी बीच में जो है वो जो आदमी है छुड़े वाला,
जो ऊपर से उतरा है वो किसी तरह से बचाव कर रहा है। इसी बीच में माया क्या करती है कि जो ट्रेन रोकने वाला जो चेन होता है उसको खींच लेती हैं और ये दोनों देखता है कि अब हम लोग निहत्थे हैं। तो ये जो वो आदमी है उसके हाथ में जो चाकू देखते हैं तो ये डर से भाग जाते हैं। उधर से गार्ड आता है। गार्ड भी कुछ ज़्यादा खोजबीन नहीं करता क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, आधी रात का समय था, तो क्या ही खोजबीन करता। फिर गाड़ी चलने लगती है। तो ये पूछती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाता। जरा आप अपना नाम बता दीजिए कि मैं कम से कम आपको ढंग से शुक्रिया कर सकूँ। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ईश्वर प्रसाद है। और जैसे ही ये तीसरा टर्न है, अब कहानी जो है कैसे टर्न ले रही है सो देखिए। अब ये जो देख रही है कि हाँ इसी का कत्ल करने, इसी को मारने ये मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ शाहजहाँपुर और ये आदमी मेरे सामने। इसके चेहरे से तो कतई नहीं लगता कि ये कत्ल कर सकता है। कितना ही भला आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, कितना परोपकारी है। क्या मतलब था मुझे बचाने का? अगर ये ऐसा है तो क्या ही मतलब था मुझे बचाने का? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। लेकिन खैर तो वो जो व्यक्ति है वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? तो बोलती है कि मुझे शाहजहाँपुर जाना है। तो वहाँ पे किसी के यहाँ जा रही हैं, आप किसी को जानती है? तो बोलती कि मैं वहाँ पे पहली बार जा रही हूँ। देखिए चलिए तो मैं आपकी मदद करूँगा, मेरे शहर के आप हैं, मुझे भी वहीं जाना है। लेकिन नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। फिर वहाँ पे लोग साथ में उतरते हैं। फिर ये जो है ईश्वर प्रसाद उनके लिए एक बड़ा सा मकान ले देता है भाड़ा पे। वैसे की तो कोई कमी है नहीं, भाड़ा पे मकान ले लेने के बाद क्या होता है कि जो है ईश्वर प्रसाद इनकी हर तरीके से मदद करता है, हर तरीके से। एक दिन वो बहुत सारा फर्नीचर लेके आता है तो ये पूरा गुस्सा के बोलती हैं कि मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको तो पता है कि यही मेरे पति का हत्यारा है। तो वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से खराब तरीके से बोलती हैं कि जो ईश्वर प्रसाद का मुंह बन जाता है, बोलता है कि अच्छा मैं अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो फिर कहती है कि अच्छा आप जब लाए हैं तो रहने दीजिए और जाइए यहाँ से। तो ठीक है, वो चला जाता है। लेकिन दिन में 2 बार वो कम से कम आता है, पूछता है हाल चाल, किसी चीज़ की जरूरत है कि नहीं, सारी बातें पूछता है। फिर क्या होता है कि एक दिन अब जो है कि ये सोच रही है माया कि अब तो बदला लेने का समय आ गया, अब बहुत हो गया, क्यों ना मैं एक दिन इसे अपने जो बदला का जो ये है उसको फाइनल टच दे दूँ, क्या ख़त्म करूँ उसको मार के। तो एक दिन ऐसा होता है कि उनकी जो नौकरानी है वो नहीं आती, तो ये बर्तन धो रही होती है। अब इनकी ज़िंदगी में कभी बर्तन नहीं धोई हैं, कभी नहीं। इनके पास पैसे की कमी क्या थी? मिस्टर व्यास की पत्नी थी और वो भी उतने बड़े वकील, चारों तरफ नौकरों का फौज खड़ा है, इनको काम करने की जरूरत कहाँ पे है? तो इनसे बर्तन धोया नहीं जा रहा। उसी समय ईश्वर प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि क्या करेंगे आप छोड़ दीजिए, मैं एक आदमी लेके आती हूँ। तो नहीं, मैं कर लूँगी, आप जाइए, आपके किसी भी तरह की जरूरत मुझे नहीं है। आप जो हमेशा मेरे पे एहसान करते, मैं एहसान नहीं करता हूँ, आप समझती क्यों नहीं? फिर वो जबरदस्ती करके उनको वहाँ से हटाता है और सारा बर्तन खुद ही धो लेता है। और ऐसे धोता है जैसे लगता है कि इसको तो बर्तन धोना आता है एकदम आसानी से। ये बर्तन धो लेने के बाद क्या होता है, बर्तन धोने के बाद जो है कि पानी वानी सब भर देता है, कहता है कि आप आराम से रहिए। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये है ईश्वर प्रसाद है, अगले दिन जब आता है तो ये कहती हैं कि सुनिए आज मेरे यहाँ खाने पे आइए। तो जानबूझ के ये लेट खाना बनाती हैं, हालांकि इनको खाना बनाने की जरूरत ही क्या थी, लेकिन बनाती हैं उस दिन अपने से सारा खाना। रात के 10 बजे जब खाना खिलाती हैं, बेटी सो चुकी होती है, तो कहती है कि आज मुझे बहुत डर लग रहा है, आप रुक जाइए यहीं पर। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? अगर रुकना ही है तो आपने पहले कहा होता। इतने बड़े मकान में अकेले कैसे रह रही थी? मैं किसी बूढ़ी औरत को यहाँ रख देती जो विश्वसनीय हो, जो है कि आज आप यहीं पे रात में रुक जाएं, तो वो मैं आंगन में सो जाऊंगी और आप यहाँ रूम में सो जाएंगे। ठीक है। थोड़े वो इंतजार कर रही हैं कि जो कट्टा उन्होंने एकदम चमका के रखा है और जिसको चलाने की प्रैक्टिस उन्होंने आज दिन भर की है कि आज मैं इस तरह से उसे एकदम उसके ये में हृदय में उतार दूंगी, वो एकदम रखी हुई हैं। कुछ ही देर में फिर क्या होता है कि ईश्वरचंद जो है कि खराटों से पूरा रूम जो है गूंजने लगता है। फिर ये उठाती हैं कट्टा और उनमें पैर रखती हैं और इनका पैर जम जाता है। ये सोचती है कि मैं कैसे मारूं इसको, इसने मेरी हर कदम पे मदद की, अगर उस दिन वो वहाँ नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। फिर ये सोचती है कि अगर यही नहीं मेरे हस्बैंड को मारा होता तो आज मैं ये विधवा नहीं होती, आज मेरे को इतना सारा प्रॉब्लम नहीं होता, मेरी इतनी परेशानी नहीं बढ़ती। अभी ये सब सोच रही हैं
और ये सारा द्वंद्व इनके मन में चल रहा, तब तक इनको लगता है कि जैसे मिस्टर व्यास की आत्मा कहे क्या तुम मेरा बदला नहीं लोगी, आज तुम मेरे बिना रह रही हो, तुमको बदला लेना चाहिए कि अच्छा। फिर अचानक से ये उठती हैं और ये सब अभी अंतर्द्वंद चल रहा था कि ईश्वर प्रसाद जग गए। देखिए ये क्या कर रही हो बहन, ये क्या है, क्योंकि ये मत पूछो मुझसे कि ये क्या है, तुमने ही मेरे पति की हत्या की है। जैसे ही वो इतना कहती है माया, ये समझ जाती है कि मिस्टर व्यास की पत्नी है। तो क्या आप मिस्टर व्यास की पत्नी हो? हाँ। तो आप मुझे मारना चाहती हूँ, तुमने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया। तो सुनो बहन, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ, अगर इसके बाद तुम्हें लगे कि हाँ मैं इसे मार के तुम्हें संतुष्टि मिलेगी और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तो तुम पक्का मेरा गर्दन और तुम्हारा कट्टा मार देना। सुनो, तुम्हारा जो हस्बैंड है, तुम्हारा जो पति है मिस्टर व्यास, वो जो है सरकार का इतना बड़ा पिट्ठू था कि जो बच्चे, जो बड़े, जो लड़के युवा थे, जो देश को स्वतंत्र कराने में लगे हुए थे, जो हिंदुस्तान को चाहते थे कि स्वतंत्रता मिले, वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनको उनके ऊपर कैसे गलत कार्यवाही करवा के, गलत उस मुकदमा दर्ज करा के उसको कैसे उसने सही साबित कर दिया तुम्हारे पति ने, और किस तरह से कितने घरों के चिराग उसने बुझा दिए, कितने औरतों के सिंदूर उसने धो दिए, और किस तरह से जो है कि कुछ माएँ जो हैं लगातार जो है अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाती हैं। पूरा का पूरा लाहौर ये जानता है कि मिस्टर व्यास कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। तो इनके माया के हाथ से कट्टा गिर जाता है। वो सोची नहीं थी कि कभी ऐसा हो सकता है। तो इसका सबूत क्या है? तो सबूत चाहिए तुम्हें? अरे मैं कह रहा हूँ कि सबूत चाहिए तुम्हें, तो तुम लाहौर के बच्चे गली गली में जाके पूछो कि मिस्टर व्यास कैसे व्यक्ति थे। और तुमने कुछ नहीं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा तुम पुलिस बुला लो, मैं पुलिस को सबूत भी दूंगा और मैं पुलिस से पकड़ा भी जाऊंगा, तुरंत ही तुम्हें पता चल जाएगा। उस समय भी तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और तुम जो कह रही हो तो कि और लो, अगर जो है कि तुम्हारा मन इसी बात से शांत होता है कि मुझे मारने से तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी, तो मुझे मार दो तुम। तो ये कहती है कि अब जो तुमने किया है उसका भुगतान भगवान करेंगे, तुम्हारे साथ जो न्याय करना होगा। मैं अब कुछ नहीं कह सकती, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इन सब चीज़ों में संलिप्त हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये मुझे जरा सा भी यकीन नहीं था। एक काम करो भाई, तुम ना मुझे उन औरतों के पते दे दो जिन्होंने अपना पति खोया है या अपना बेटा खोया है, मैं शायद उनकी कुछ मदद कर सकूं, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।